नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ज्योग्राफी की वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो जैसा कि मैंने पहले आपको एक इंट्रो वीडियो डाला था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कैसे पढ़ना है, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, उसी के मद्देनज़र आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पहला चैप्टर, पहला लेक्चर पढ़ेंगे। किस तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करना है और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब पे बात करते हुए और कुछ हमने स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी जो वीडियो हैं जितनी भी डाली जा रही हैं यूट्यूब पर या अपलोड की जा रही हैं, वो सब आप देख रहे होंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। और अभी नया डेटा आ गया है यूपीपीसीएस का, तो उस पर आप अच्छे से लग गए होंगे। और हमारे क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होगा। हालांकि अभी हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन भी हमारा चल रहा है एनसीईआरटी बैच का, जो भी उसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है वो खास करके स्टेट पीसीएस से लेकर यूपीएससी तक प्रीलिम्स के बेस पर ही पढ़ाई जाती है, और उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाता है, ठीक है। बट ये है कि अगर आपको पूरी ओवरऑल कोर्स लेना है, जैसे यूपीपीसीएस हो गया या यूपीएससी के दृष्टि से, तो वो भी हमारे कोर्स स्टार्ट होगा ऑनलाइन बैच, जो हमारा संघर्ष आईएएस प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए, ठीक है। तो कोशिश यही है कि हमारी कि हम अच्छे से आपको दें सारी चीज़ें, जिससे आपका एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करिए, अपना जॉब अर्जित कीजिए। और जो बच्चे सो रहे हैं अभी ठंडी में, वो जाग जाइए, अब उनको सोने का समय नहीं है। और जो सोता रहेगा समझ लीजिए कि वो सो जाएगा। और एक कहावत है, काफ़ी अच्छे कवि ने किसी ने कहा है कि जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पैठ, मैं बपुरन बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कि यही कहा गया है कि जो बंदा जब कोई गोताखोर जब किसी समुद्र में या सागर में अंदर जाकर वहाँ से जब किसी चीज़ की खोजता है, तो वहाँ पे अंदर में पानी में क्या मिलता है, मोती मिलता है। और जो इंसान डर के कारण से सागर में पानी में नहीं उतरता है, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ नहीं मिलता, कुछ हाथ में नहीं लगता। तो ये चीज़ें नहीं करना है। आप लोग मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके, और घर वाले, समाज में जो भी आपके लोग हैं, आपका एक अच्छा सम्मान, एक रेपुटेशन आपका बन सके, ठीक है। तो हम इस वीडियो में चलते हैं। क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे विश्व के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, विश्व का भूगोल जानने के लिए विश्व का भूगोल एक छोटा सा डायमेंशन है। मतलब अगर देखा जाए, लाइफ के समाज में दुनिया जब अस्तित्व हुई, संसार का अस्तित्व हुआ, तो एक छोटा पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट ये होता है कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आप पृथ्वी पे आए। पृथ्वी पे आने के बाद पहले तो आप पृथ्वी के बारे में देखें, खाने पीने का जो वस्तु है उनके देखें, पेड़ पौधों के बारे में देखें। फिर आपको क्या देखने मिला, ऊपर देखें, तारे देखें, सूर्य देखें, चंद्रमा देखें, उनके बारे में फिर जानकारी हासिल करने की कोशिश की। पहले तो खुद के बारे में जानकारी, फिर धीरे धीरे इन सब के बारे में। तो हमारा भूगोल यही है। अगर आप इतनी ही जानकारी रख लीजिए, तो यूपीएससी के सारे सिलेबस और भूगोल के भी काफ़ी सारे पार्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। बाकी आपको विद्वान बनना है तो बहुत सारे भूगोल के अथाह चीज़ें हैं। जितनी भी ये धरती है, आकाश है, पाताल है, ब्रह्मांड है, सब भूगोल ही है, ठीक है। जो भी स्पेस है, कहीं भी अगर जगह है या वो लैंड है, तो वो आपका भूगोल ही है, ठीक है। भूगोल में हम देखते हैं, भूगोल में जो पढ़ा जाता है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, या यूपीपीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, या किसी अन्य स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग, विश्व भूगोल में हम खगोल की देखेंगे। खगोल के साथ हम देखेंगे जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है। फिजिकल ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल, इनके बारे में, और मानव भूगोल। ये अगर दो पार्ट आप कवर कर लेते हैं, पूरा भूगोल आ जाता है। भौतिक भूगोल में हम देखेंगे स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, जल मंडल देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर देखेंगे, वायुमंडल देखेंगे, एटमॉस्फेयर, और जयमंडल देखेंगे, बायोस्फीयर। ये सारे अगर कवर कर लेते हैं तो आपके सारे भूगोल के लगभग मेजर पोर्शन आपके कवर हो जाते हैं। बाकी बचता है मानव भूगोल में हम जनसंख्या देखेंगे, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, विश्व की पॉपुलेशन, और भारत के परिप्रेक्ष्य में, और भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में जनसंख्या क्या होती है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। तो इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे स्थल मंडल कैसे बना, जल मंडल कैसे बना, वायुमंडल और जयमंडल का क्या इम्पैक्ट है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है।
और जनसंख्या देखेंगे, फिर प्रजाति और जनजाति स्पीसीज कितनी प्रकार की दुनिया में है विश्व में। जैसे आपने देखा, हमने बात किया था थोड़ी भी मानव को जो उत्पत्ति है, विकास है, जहाँ पे हमने देखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव थे या मंगोलाइड टाइप के मानव थे, जो भी मानव होंगे उसके सब कैटेगरी, उन सब पे हम थोड़े स्पीसीज के बारे में देखेंगे। और ट्राइब्स जितनी हैं, जितनी जनजातियां हैं या नोमैडिक है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। विश्व में जो भी जनजातियां हैं, जैसे भारत में है और विश्व में है, और यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि उस ट्राइब से किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, किस क्षेत्र से संबंधित है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर 2 नंबर का आपको क्वेश्चन गलत करके नहीं आया। ये सारे हम देख लेंगे। मानव प्रवास, माइग्रेशन देख लेंगे, किस तरह से माइग्रेशन कैसे होता है, चाहे वो बाढ़ से हो, क्लाइमेटी हो, कोई भी क्लाइमेटी हो, बाढ़ से हो, फ्लड हो, या फिर ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, या मैनमेड क्लाइमेटी हो, इन सब के बारे में हम देखेंगे। माइग्रेशन किस तरह से होता है, माइग्रेशन का प्रभाव क्या होता है, तो क्योंकि माइग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। इसके बाद आर्थिक भूगोल देखेंगे। आर्थिक भूगोल में देखेंगे मिनरल्स की कहाँ ज़्यादा मात्रा में क्षेत्र है, कहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा पाए, औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे है, उद्योग कहाँ पे ज़्यादा है, किस क्षेत्र में, इन सब के बारे में देखेंगे। तो ये सब औद्योगिक आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतने विश्व के भूगोल में अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में, मेंस में नहीं आएंगे। आप फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो यदि फैक्ट के अकॉर्डिंग या कॉन्सेप्ट मिलाकर दोनों आजकल यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ठीक है, तो आप दोनों का उपयोग करते हुए आप अपने जो भी क्वेश्चन है उसके जवाब आप अच्छी तरह से दे देंगे। अगर अच्छे से आप क्वेश्चन को आंसर देते हैं तो आप 100% मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, और सिलेक्शन श्योर होगा तो उसके बाद आपकी जो रुतबा होगी, जो आपका एक आइकॉनिक रूप होगा, वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, पहले देखते हैं हम लोग कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, दुनिया में सबसे पहले जो थ्योरी थी भूगोल की, वो यही माना जाता था कि जब स्टार्टिंग में अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करूँ, ब्रह्मांड शब्द बहुत लास्ट में आया, उससे पहले पृथ्वी के बारे में जानकारी हासिल करना ही बड़ा मुश्किल था। पृथ्वी को स्टार्टिंग में जो यूनानी दार्शनिक थे, वहाँ पे क्या हुआ कि यूरोप में दार्शनिकों का एक बोलबाला था, तो वो पृथ्वी को केंद्र मानकर, जो सेंट्रिक थ्योरी थी वहाँ पे, कि पृथ्वी को केंद्र मानकर इसके बाद अन्य जो ग्रह हैं कि पृथ्वी या सूर्य है, ये चारों ओर घूमती है, ऐसी परिकल्पना थी वहाँ पे, ऐसा एक अवधारणा थी। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक थी, काफ़ी लंबे समय तक था। उस दौरान बड़े बड़े दार्शनिक थे, ठीक है। यहाँ तक कि आपको टालमी का भी ये ऐसा सिद्धांत था, अरस्तु भी इन सब सिद्धांतों को मानता था, ठीक है। अरस्तु बहुत बड़ा एक दार्शनिक है, ठीक है, ग्रीक का। इसके बाद ये सही चीज़ तब पता चला जब एक यूरोप का बड़ा खगोलवेत्ता आया, जिस कोपरनिकस की बात करूं, या केपलर की बात करूं, या गैलीलियो की बात करूं, ठीक है, इन सब, या न्यूटन की बात करूं, इन्होंने फिर बताया कि पृथ्वी केंद्र में न होकर कि सूर्य केंद्र में है। सूर्य को केंद्र मानकर फिर इन्होंने थ्योरी दिया, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस उस समय क्या होता था कि जो धर्म होते थे, जैसे चर्च हो गया, पोप हो गया, इन लोगों का बड़ा बोलबाला होता था वहाँ पे, कैथेड्रल हो जो थे चर्च के, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत बोलबाला था कि जो बोल दिया चर्चों द्वारा या जो धर्म के गुरुओं ने बोल दिया कि नहीं नहीं यही चीज़ें ठीक है, तो वही चीज़ें लोग मान लेते थे, ठीक है। और वही समाज में अगर कोई भी उसका उल्लंघन करता था या खंडन करने की कोशिश करता था अपने तर्क के अकॉर्डिंग या साइंटिफिक के तरीके से, तो लोग उसे प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पीटते थे। इस तरह कोपरनिकस के साथ ऐसी कहानियाँ हुई थी। यहाँ तक कि बताऊँ कि जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन की खोज की, उन्होंने कोपरनिकस की जो थ्योरी थी उसको पुष्टि किया कि नहीं, सही, कोपरनिकस ने सही बताया कि सूर्य जो कि एक केंद्र के रूप में है, और बाकी ग्रह जो पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। केपलर ने थ्योरी दिया सूर्य की और ग्रहों की दीर्घवृत्तीय एक कक्षा में ये ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। ये केपलर की थ्योरी थी। इन थ्योरियों से जब ये सारी चीज़ें सिद्धांत आए, तो फिर जो
पुराने जो सिद्धांत थे, पुराने अवधारणा थी, वो धीरे धीरे खत्म हुई। गैलीलियो ने काफ़ी सारी चीज़ें सिद्ध किया, लेकिन सोलर सिस्टम तक ही सिद्ध किया। इसके बाद हब्बल महोदय हैं। हब्बल महोदय ने आकाशगंगा की बात की, गैलेक्सी की बात की कि गैलेक्सी नहीं है, सोलर सिस्टम ही नहीं है, उसके बाद की चीज़ें है। आकाशगंगा की बात की उन्होंने, गैलेक्सी की बात की है, गैलेक्सी के चीज़ें बताया कि गैलेक्सी एक ऐसी है जो कि सूर्य के गैलेक्सी के अंतर्गत आता है, उसका एक अंग है, आकाशगंगा के अंग है। आकाशगंगा क्या है, फिर इस पे हर्सेल, बहुत सारे अब बड़े बड़े खगोलविद्ता, नासा जैसे महान रिसर्च सेंटर, वहाँ रिसर्च करने लगे ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की जो गतिविधियाँ हैं। ठीक है, ऑस्टिन महोदय बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं उनका था, किस तरह से एनर्जी का जो उत्पादन होती है, किस तरह से ब्रह्मांड चल रहा है, आकाशगंगा कैसी है, इन सब पे कई सारे अभी भी रिसर्च हो रहा है। ये एक रहस्य नहीं है, पूरे ब्रह्मांड को समझना, जितनी भी अगर अभी तक खोजें हुई हैं उन सब पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति के सिद्धांत आए थे, उसमें अभी सबसे ज़्यादा अगर स्वरमान कोई सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी है। यही सबसे स्वरमान थ्योरी है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हमें हासिल है। ये जॉर्ज लेमेंटेयर करके एक बंदे थे, एक चर्च टाइप पोप टाइप के, ये काफ़ी बड़े खगोलवेत्ता थे। इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी को समझाने की कोशिश किया। इनकी पुष्टि बिग बैंग की वेगनार थ्योरी भी, वेगनार साहब ने भी पुष्टि किया कि किस तरह से व्याख्या किया कि बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग कैसा हुआ था। ठीक है, इनके बिग बैंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद एक और थ्योरी है समावस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड और हरमन बाडी की है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि समावस्था सिद्धांत क्या है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस है इन दोनों में, देख लेंगे। दोलन सिद्धांत पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है, एलन संडेज ने दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, जो सबसे सर्वमान्य थ्योरी है, आज इसकी पुष्टि हुई है और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर इस बात को पुष्टि किया है कि बिग बैंग थ्योरी ही एक ऐसी थ्योरी है, ऐसा एक सिद्धांत है जिसके कारण से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी हुआ क्या? बिग बैंग कुछ नहीं है, बिग बैंग एक महाविस्फोट है। महाविस्फोट सिद्धांत क्या होता है? महाविस्फोट सिद्धांत ये सिद्धांत है कि माना जाता है पूरा ब्रह्मांड जो आज हमने देखता हूँ कि बहुत सारे आकाशगंगाएं हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और अन्य चीजें हैं। ठीक है, ये सब पहले एक पिंड में, एक छोटे से पॉइंट में थे। एक वो पॉइंट बहुत हाई डेंसिटी थी, बहुत हाई टेम्परेचर था, वो पॉइंट था। उसमें क्या हुआ कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर डेंसिटी के कारण से वहाँ पे विस्फोट हुआ। ठीक है, इसके रीजन अभी तक बहुत ठोस नहीं है, जो थे हम बता दे रहा हूँ, ये जो किताबों में हमें मिला और जो विद्वानों द्वारा, खगोलविद्वाओं द्वारा चीज़ें खोजी जा रही है, उनका जो रिसर्च हुआ है उसके जरिए मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि बिग बैंग थ्योरी जो हुआ, स्टार्ट हुआ एक पॉइंट से हुआ जहाँ पे हाई डेंसिटी थी, हाई डेंसिटी में बहुत ज़्यादा उच्च घनत्व था और बहुत उच्च तापमान था। इसमें हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन संलयन क्रिया हुई, विस्फोट हुआ, बहुत सारी एनर्जियाँ निकली, एनर्जी से फिर ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं बनी, आकाशगंगा के बाद सोलर सिस्टम बना, तारे बने, तारे से सोलर सिस्टम, ग्रह बने, उपग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने, उल्कापिंड बने, उल्का बने और आपके जो पुच्छल तारे, इस सब और जो धूलकण, ये सब सारे ये ऐसी परिकल्पना बिग बैंग थ्योरी करती है और ये कहीं ना कहीं इसका पुष्टि भी करती है, प्रयोगशालाओं में किया गया है। मैं उसकी भी चर्चा करेंगे किस तरह के बिग बैंग थ्योरी को पुष्टि किया जा गया है। तो जब बिग बैंग थ्योरी हुई, जो महाविस्फोट हुआ पॉइंट का, तो इसी समय टाइम का विकास हुआ, टाइम आया और स्पेस आया, स्पेस के साथ साथ वस्तुएं आई, एनर्जी आई, दुनिया में इस तरह का पूरी एक मैटर का निर्माण हुआ। जो हमने देखता हूँ कि मैटर 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस।
और एक प्लाज्मा होता है, ये उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन अभी तक जो ज़्यादा उपयोगी है वो आपका ठोस द्रव गैस है। हिंग बोसान भी है, ये कण है, गॉड पार्टिकल है, ये भी एक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, इसका भी अभी अस्तित्व उतना नहीं है। ठीक है, इस पे लोग काम कर रहे हैं, यहीं से निकला हुआ है। हम बात करेंगे डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रहा है आज के समय में। एक महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम है जेम्स वाटसन क्रोनिंग। इन्होंने बताया कि पूरा ब्रह्मांड जो बना है ये लगभग 96% आपके डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है। ठीक है, उसमें करीब 73% डार्क एनर्जी है, कॉस्मिक ऊर्जा जो है, और 23% डार्क मैटर है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इस वैज्ञानिक ने, जेम्स वाटसन क्रोनिंग ने बताया कि ब्रह्मांड किससे बना है, डार्क एनर्जी। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी पे, हालांकि वस्तुओं को आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण कारण एक ग्रह दूसरे ग्रह से कहीं नहीं गई, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। आने वाले समय में गुरुत्वाकर्षण खत्म हो सकता है, ये भी सिद्धांत एक था कुछ विद्वानों द्वारा कि हाँ, जो ये ब्रह्मांड है ये फैल नहीं रहा है, लेकिन आज भी विस्तार कर रहा है। और विस्तार जो कर रहा है ब्रह्मांड, वो किसके कारण से कर रहा है, डार्क मैटर, जो आकाश गंगा है, इनका जो स्वरूप है, जो बधा हुआ है, जो आकाश गंगाएं चल रही हैं, ये डार्क मैटर के कारण से और डार्क एनर्जी के कारण से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये अभी तक डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है, ये दिखता नहीं है। डार्क एनर्जी जो होती है, डार्क मैटर, ये दिखता नहीं है। ये किसी भी, यहाँ पे कोई भी रेडिएशन ना उत्सर्जित करता, ना उत्शोषित करता है, ना कोई प्रतिबिंबित करता। इसलिए डार्क एनर्जी, डार्क मैटर के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा यहाँ पता लगाया नहीं जा सका, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा किस तरह से चल रही है, आकाश गंगाएं कैसी चल रही है, इन सब पर ऐसी थ्योरियाँ आ रही हैं। ठीक है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की बात करें। हमने बात किया था बिग बैंग महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई, जो कि एक बिग बैंग हुआ। ठीक है, उसी समय आपके छोटे छोटे पार्टिकल आए, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद परमाणु बने, परमाणु के बाद फिर आपके अणु बनते हैं, फिर पदार्थ का निर्माण होता है। तो पदार्थ की जितनी अवस्थाएं हैं, हमने बताया कि मेजर 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन अवस्थाओं का निर्माण यहाँ से होता है, यहीं से टाइम का निर्माण होता है, यहीं से स्पेस का निर्माण होता है। स्पेस मीन्स होता है दो वस्तुओं के बीच में जो खाली जगह होता है, उसे स्पेस कहते हैं। तो यहाँ से सारी ये बिग बैंग के बाद ही सारा दुनिया अस्तित्व में आया। ये जो बिग बैंग हुआ है, ये 15 बिलियन पहले, 15 बिलियन पहले, 15 अरब पहले, ऐसा कहा जाता है कि बिग बैंग हुआ है। ठीक है, बिग बैंग के बाद 12 बिलियन बाद हमारी आकाश गंगा है, जो मंदाकिनी है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आकाश गंगा की गैलेक्सी कैसे बनती, गैलेक्सी का निर्माण कैसे, तारे का निर्माण कैसे होता, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बिग बैंग के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या है। लार्ज हेड्रॉन एक कोलाइडल, एक ये प्रयोगशाला हुआ था, एक महाप्रयोग हुआ था। ये प्रयोग कहाँ हुआ था, ये हुआ था स्विट्जरलैंड में। करीब बहुत सारे वैज्ञानिक थे, 1000 से आसपास, और वहाँ पे करीब 100 फीट आसपास, 100 फीट नीचे, और करीब 27 किलोमीटर लंबाई में ये नीचे ये प्रयोग किया गया था महाविस्फोट का, बिग बैंग का। वहाँ पे भी न्यूट्रॉन के कण बमबारी करके इस तरह से परिकल्पना सिद्ध करने की कोशिश किया गया, जो कि ये माना गया कि हाँ, इस तरह की घटनाएं हुई होंगी जहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। हमने बता दिया कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर प्रयोगशाला प्रयोग क्या था। ये बस इतना ही जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इसमें अभी ये काम चल रहा है। ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का जो प्रयोग हुआ था, ये मार्च 2010 में हुआ था। ओके, बाकी अभी इसका काम बंद रुका हुआ है, आने वाले समय में फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आकाश गंगा के बारे में। देखिए, ये आकाश गंगा इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं चित्र में, आकाश गंगाएं इस तरह की होती है। ठीक है, ये घूर्णन के टाइप होती हैं, जिस तरह से आप देखते हैं जो पटाखे जलाते हैं या आतिशबाजी करते हैं, आतिशबाजी में इस तरह के एक आता है चक्रीकरण,
तो ये 3 घूर्णन होता है जो आकाश गंगाएं होती है, हमारी गैलेक्सी होती है, इस टाइप होती है। गैलेक्सी का निर्माण जो होता है इस तरह से स्टार्ट होता है। तो गैलेक्सी जो होती है ये मतलब बहुत सारे तारों का एक समूह होता है, उसे गैलेक्सी कहते हैं। और हम तारे देखेंगे, तारे कैसे बनते हैं, किस तरह से, पहले आप गैलेक्सी समझिए। तो गैलेक्सी में क्या होता है, जो ये फर्स्ट इसमें 3 घूर्णन भुजाएं होती है। पहली भुजा जो होती है ये ओल्ड भुजा होती है, दूसरी वाली जो होती है युवा, इसको भुजा कहते हैं, देख युवावस्था वाली जो ये भुजा होती है। थर्ड वाली होती है ये घूर्णन जो भुजा है थर्ड वाली, ये होती है यहाँ से भ्रूणावस्था है। यहाँ से ही तारे का निर्माण स्टार्ट होता है, यहाँ से निबुला से स्टार्ट होता है किसी भी आकाशगंगा गैलेक्सी का बनना, ठीक है। तो जो नेबुला क्या होता है, नेबुला के बारे में बात करता हूँ। नेबुला कुछ नहीं होता, नेबुला एक छोटी सी स्टार्टिंग पीरियड होती है किसी भी आकाशगंगा गैलेक्सी का बनना, ठीक है। मान लीजिए निहारिका, निहार शब्द होता है, निहार शब्द से संस्कृत बात है, निहार मीन्स होता है कोबरा, ठीक है। निहारिका या नेबुला बोलते हैं। तो यही अवस्था होती है, यहाँ से आपका ये नेबुला स्टार्ट होता है, जो एक गैसीय पिंड होता है धूल और कण का। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आकाशगंगा का बनना, तारों का निर्माण होना भ्रूण अवस्था में, ठीक है। तारे यहाँ से बनना स्टार्ट करते हैं। तारों का बनना स्टार्ट जो होता है वो कहाँ से होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनने के प्रक्रिया के दौरान। हाइड्रोजन से हीलियम, क्योंकि माना जाता है कि हाइड्रोजन ही गैस ही संलयन क्रिया द्वारा हीलियम का निर्माण हुआ है। हाइड्रोजन ही सबसे प्रथम अवस्था की गैस मानी जाती है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि जो बिग बैंग थ्योरी में संलयन क्रिया हुई है वो हाइड्रोजन के ही कारण से, हीलियम गैस के, हाइड्रोजन हीलियम के बनने के कारण से ही बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ऐसा माना जाता है। तो जब गैलेक्सी बनती है, ऐसा अभी जो वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है, तो गैलेक्सी का जो निर्माण होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तीसरी अवस्था से, जहाँ से भ्रूणावस्था, यहाँ से तारों का निर्माण होता है या गैलेक्सी का निर्माण होता है। तो गैलेक्सी मीन्स होता है बहुत सारे तारों का समूह, ठीक है। तो उनकी 3 अवस्थाएं होती है, ऐसे पूरे छोटे छोटे तारे ऐसे इस तरह से बनते रहते हैं, ठीक है। इन तारे के बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। पहले जो तारे होते हैं वो गैसीय अवस्था में एक बादल के रूप में होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम का बादल टाइप का होता है, वहाँ से वो स्टार्ट होता है, फिर आदि तारा बनता है, फिर तारे का निर्माण होता है। तो इनकी कई सारी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के दौरान इन तारों में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। किस तरह की प्रॉब्लम होती है, कौन सी घटनाएं प्रोसेस होती है, इन सब पे हम चर्चा करते हैं। ये जो हमने लिख रखा हो इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे थे मंदाकिनी, जो हमारी गैलेक्सी के नाम है, जो ये सोलर सिस्टम की गैलेक्सी का नाम है, उसका नाम मंदाकिनी है, ठीक है। तो उसमें आपके पृथ्वी आते हैं, मंगल, बुध, ये सब आती है हमारी जो गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी के सबसे नजदीक अगर कोई गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने लिख दिया। सुपर क्लस्टर क्या होता है, सुपर क्लस्टर कुछ नहीं होता, सुपर क्लस्टर होता है बहुत सारे आकाश गंगाओं का समूह, उसको बोलते हैं सुपर क्लस्टर, ठीक है। सुपर क्लस्टर अभी हाल फिलहाल में 2017 के आसपास भारत का जो इसरो संस्थान है उसने ने एक सुपर क्लस्टर का खोज किया है जिसका नाम सरस्वती रखा हुआ है, ठीक है। तो सुपर क्लस्टर मीन्स क्या होता है, सुपर क्लस्टर आकाश गंगाओं का समूह, आकाश गंगाएं भी एक समूह में रहती हैं, तो उसको बोला जाता है सुपर क्लस्टर, ठीक है। अभी बहुत सारी खोज चल रही है, बहुत बड़े बड़े दूरबीन है, इन सब दूरबीन के बात करेंगे। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट, ये भारत का है, उदयपुर में स्थापित किया गया है, राजस्थान के उदयपुर में, इसरो द्वारा 2015 में। इस दूरबीन से अब बहुत सारे सोलर सिस्टम, सोलर के रेडिएशन के बारे में और आकाश गंगाओं ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने बताया। इसके बाद एक है फास्ट 500 मीटर अपार्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, ये चीन द्वारा विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन बनाई जा रही है। इससे क्या होगा, ब्रह्मांड की जानकारी हासिल करेगा चीन, ठीक है। ये नासा द्वारा एक ट्रैपिस्ट फर्स्ट एक सौर मंडल का खोज किया गया है, ठीक है। नासा क्या किया है, एक सौर मंडल का खोज किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से। ट्रैपिस्ट 1 के बारे में वहां पे जीवन की संभावना की तलाश की जाएगी, ठीक है। इन सब बारे में अब चलिए हमने देख रहा हूँ गैलेक्सी के बारे में फटाफट क्या होता है। गैलेक्सी का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं बल्ज, क्या बोलते हैं, बल्ज। बल्ज के अंतर्गत होता है क्वासस, ठीक है। क्वासस के अंतर्गत आता है ब्लैक होल, और ये घटनाएं कैसी होती है अभी हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये घूर्णन की जो भुजा है सेकंड भुजा पे आती है, किस भुजा पे, घूर्णन की सेकंड भुजा पे।
यहाँ के और जो गैलेक्सी जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके नज़दीक अगर कोई दूसरा सोलर सिस्टम है उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्या नाम है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और इसके बाद तीसरी जो सोलर सिस्टम है हमारे सोलर सिस्टम के आसपास उसका नाम है डॉग स्टार या साइरस है, यहीं आसपास है, इसी के नज़दीक है, मतलब सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अवस्थाएं हमने बताया कि कैसे कैसे, पहली अवस्थाएं क्या, नेबुला से स्टार्ट होती है गैलेक्सी बनना, ठीक है। नेबुला के बाद फिर धीरे धीरे उसको तारे का निर्माण किस तरह से, हीलियम से हाइड्रोजन बनना, हाइड्रोजन से हीलियम बनना, सॉरी हाइड्रोजन से हीलियम बनना, फिर मेघ के रूप में, बादल के रूप में होना, फिर इस तरह से धीरे धीरे वहाँ पे पार्टिकल जनरेट होना, विस्फोट होना, ये सारे तारों का निर्माण इस तरह से होता है। अब ये देखते हैं सारे गैस मेघ जो होता है वो प्रथम अवस्था होती है तारों का निर्माण, ठीक है। आदि तारा जो होता है वो गैस अवस्था, जब हाइड्रोजन से हीलियम से बन जाता है उसकी थोड़ी सी बड़ा, धीरे धीरे वो गैस बड़ा हो जाता है, हाइड्रोजन हीलियम जब बनने लगता है तो एनर्जी जनरेट होती है तो धीरे धीरे उनकी अवस्थाएं बड़ा होती है, उसे आदि तारा कहते हैं। आदि तारा जब बन जाता है, आदि तारा के बाद फिर तारा का निर्माण एक होता है, एक नए तारा का जन्म हो जाता है, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रक्त दानव अवस्था क्या होती है, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, श्वेत बामन क्या होता है, काला बावना क्या होता है, सुपरनोवा क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, ब्लैक होल घटनाएं क्या होती है, इन सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो रक्त दानव जो अवस्था होती है ये तारों का निर्माण की अवस्था के दौरान ही ये रक्त दानव अवस्था आती है। रक्त दानव अवस्था में कुछ नहीं होता है, ये एक अवस्था ये होती है जब चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, चंद्रशेखर सीमा के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। चंद्रशेखर सीमा कुछ नहीं होती है, सोलर जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल के द्रव्यमान का 1.44 मीटर 1.44 जो बराबर हो 1.44, तो सौर द्रव्यमान के बराबर अवस्थाओं को चंद्रशेखर सीमा के माना जाता है, ठीक है। 1.44 सौर मंडल का द्रव्यमान जो होता है उसके बराबर चंद्रशेखर सीमा मानी जाती है। यदि 1.44 सोलर द्रव्यमान से कम अगर तापमान है, वहाँ की एनर्जी है, उस घटनाओं के दौरान जब ये तारे बनते हैं उस दौरान रक्त दानों की अवस्थाएं होती हैं। कैसी होती हैं हम बताते रहे हैं आपको। रक्त दानों की अवस्थाएं क्या होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए तारे बन रहे, तारों में क्या होता है कि तारों के बनने के बनावट में सोलर, पहले मान लीजिए कोई तारा है, इस तरह के तारा है, तारा बनने की स्थिति स्टार्ट हो रही है। तारा बनने की स्थिति में क्या होता है कि तारों का, कि अब तारे बनना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कोर अवस्था होती है, क्रोड अवस्था होती है, ये क्रोड अवस्था होती है, हाइड्रोजन का हीलियम में बनता रहता है। ये बाहर भाग में भी हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहता है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि ये कोर जो अवस्था है यहाँ पे जल्दी बन जाता है, पूरे हीलियम का बन जाना, यहाँ पे दाब बढ़ जाता है। अब दाब बढ़ गया तो क्या होगा, धीरे धीरे दाब बढ़ेगा। अगर मान लीजिए इस जो तारे का अवस्था है इसका चंद्रशेखर सीमा, मतलब सोलर का द्रव्यमान से अगर 1.44 कम है, सोलर के द्रव्यमान से कम है, तो ये अवस्थाएं क्या होती है पता है, धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, फिर विस्फोट हो जाएगी, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, यहाँ पर रेड अवस्था आ जाएगी, कैसी, लाल हो जाएगी, इसका चमकना थोड़ा सा रेड टाइप हो जाता है, तो इसे रक्त दानव कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे 1.44 से बराबर या कम होता है तो धीरे धीरे यही अवस्थाएं रक्त दानों के बाद ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, ये इसके जो बाहरी परत है उड़ गया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे ये श्वेत हो जाएगा, श्वेत अवस्था है। और एक समय के बाद फिर धीरे धीरे ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ये जो भी इसके द्रवीय अवस्था है, जो भी ये मटेरियल बचा हुआ तो धीरे धीरे क्या होगा, बौने अवस्था में आ जाएगी, ब्लैक डॉर्क की अवस्था में आ जाएगी, काला हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो ब्लैक अवस्था में आ जाएगी। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है रक्तदानों से, फिर व्हाइट बॉमन बनता है, व्हाइट बॉमन के बाद ब्लैक बौना बनता है। अब सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल कैसी अवस्था होती है, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो सुपरनोवा स्थिति होती है, सुपरनोवा स्थिति तब होती है जब तारों का निर्माण होता है। तारों के निर्माण के दौरान ये 1.44 जो स्थिति, ये सोलर द्रव्यमान के ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मात्रा में हो, कम मात्रा या बराबर मात्रा में कौन सी अवस्था आएंगी, श्वेत बामन और काला बावना की, ठीक है, रक्त दानव के बाद
अगर 1.44 सोलर द्रव्यमान के बाद की अगर कई गुना ज़्यादा एनर्जी वो जनरेट हो वहाँ पे, तो उस दौरान क्या होता है, सुपरनोवा की स्थिति होती है। सुपरनोवा में क्या होता है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है एक कुछ सेकंडों में। वहाँ विस्फोट होने के कारण इसके हाइड्रोजन हीलियम बन रहा है। हाइड्रोजन हीलियम बनते बनते अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, सोलर द्रव्यमान से ज़्यादा एनर्जी है इसकी, तो होता क्या है, हाइड्रोजन हीलियम बनेगा। हीलियम से फिर ये कार्बन की अवस्था आएगी। कार्बन की अवस्था के बाद ये फिर लौह अवस्था में आ जाएगी। ये क्रोड वाला पार्ट होता है, लौह अवस्था में आ जाता है। लौह अवस्था में आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जनरेट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का दबाव बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होती है, जिसके कारण से यहाँ पे विस्फोट होता है और इसके जो बाहरी आवरण है उड़ गए, खत्म हो गए। तो इसका जो बचा हुआ भाग होता है, व्यास होता है, मान लीजिए छोटा सा बचा हुआ, इसका जो व्यास होगा वो बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये छोटे से व्यास में क्या होगा, फिर सुपरनोवा का प्रोसेस क्या होता है कि मतलब हीलियम बनता है, हीलियम से कार्बन बनता है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। इसके बाद फिर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, सारे में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। वही हाइड्रोजन हीलियम बन रहा है तो न्यूक्लियर फ्यूजन ही होगा, ठीक है। ये नाभिक के समय की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद फिर आपका जैसे ही सुपरनोवा प्रोसेस हुआ, जहाँ पे लौह मात्रा ज़्यादा, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा, तो बाहर विस्फोट हुआ, पूरा खत्म हुआ। तो इसके बाद अगर ये चंद्रशेखर सीमा जो है या सोलर द्रव्यमान 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 3 गुना से कम है, तो 3 गुना से कम है कि न्यूट्रॉन तारा बनेगा। बचा हुआ क्षेत्र जो सारे इसके द्रव्यमान रहेगा या पदार्थ रहेगा वो पूरा न्यूट्रॉन के रहेगा, उससे न्यूट्रॉन तारा के रूप में जाना जाता है या पल्सर के रूप में जाना जाता है। अगर 3 गुने से सोलर द्रव्यमान से 3 गुने से ज़्यादा है तो वो कौन सी अवस्था आ जाएगी, फिर ब्लैक होल की अवस्था आएगी। ब्लैक होल अवस्था में क्या होता है, इतने ज़्यादा मात्रा में ग्रेविटेशनल, इतने ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे डेंसिटी होती है, वहाँ पे कोई भी वस्तु या कोई भी प्रकाश पलायन नहीं कर सकता है, उससे बाहर नहीं जाता। ब्लैक होल की घटनाएं ये होती है। ब्लैक होल जो होता है बल्ब जो होता है, ये किसी भी गैलेक्सी का एक केंद्र होता है, उसके अंदर क्वार्टर्स आता है, क्वार्टर्स के अंदर ब्लैक होल में। तो ये माना जाता है जो हमारी ये सोलर सिस्टम है, ये धीरे धीरे एक समय आने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे बिग बैंग थ्योरी प्रसार हो रहा है, तो कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी से कि एक ऐसा समय आएगा तो एक बहुत बड़ा ब्रंच होगा, मेगा ब्रंच होगा, बहुत महा ब्रंच होगा, जिसके कारण से ये सोलर सिस्टम धीरे धीरे आकर ये ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो तारों का निर्माण ऐसे होता रहता है और धीरे धीरे तारे क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैक होल में। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये धीरे धीरे प्रसार होता और पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये आपको पता है कि हर कोई भी प्रोसेस होती है, उसका अगर रात होगा तो दिन होती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए अगर वो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एक अवस्था के बाद धीरे धीरे जाकर वो फिर ब्रह्मांड वहाँ पे 0 पॉइंट में अवस्थित हो जाएगा, पूरा डेंसिटी, पूरा हाई टेम्परेचर, फिर वहाँ की अवस्थाएं होगी। तो ऐसी घटनाएं जो परिकल्पनाएं हैं, कई सारी परिकल्पनाएं हैं, ये जो समावस्था की परिकल्पनाएं, इनका कहना है कि नहीं ब्रह्मांड विस्तार होता रहेगा और विस्तार होते होते धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर वो शून्य अवस्था में नहीं आ पाएगी, फिर वो पॉइंट में नहीं आ पाएगी, हाई डेंसिटी हाई टेम्परेचर के अंतर्गत फिर नहीं आ पाएगी। तो हमने बताया, ये सब सारी बातें बता दी है कि रक्तदानव क्या होता है, किस अवस्था में आती है, श्वेत बामन क्या होता है, काला बामन क्या होता है, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है आपके किसी भी एग्जाम में, यूपीपीसीएस हो या एसएससी बैंक के या किसी भी यूपीएससी के एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ। अभी यहाँ पे रिसर्च चल रहा है, ये रहस्यमयी दुनिया है, पूरी ब्रह्मांड की इतनी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन बट आने वाले समय में बहुत सारी जानकारी, जिस तरह से हमने गैलेक्सी के बारे में जानकारी, उससे पहले हमने देखा कि पहले दुनिया जब प्राचीन काल की थी, मध्यकाल तक गैलीलियो से पहले कैसी दुनिया थी कि सूर्य को क्या कहता था कि पृथ्वी को केंद्र में रखकर सूर्य को बनाया गया था। अब फिर आकाशगंगा अब सुपर क्लस्टर की बात करने लगा, आकाशगंगाओं का समूह आ गया। अब धीरे धीरे ऐसे आकाशगंगाएं बहुत सारी है और एक आकाशगंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम पाए जाते हैं। उन सोलर सिस्टम में इस तरह के, जिस तरह का हम अपनी सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारी सोलर सिस्टम में जीवन की एक ग्रह है जिसका नाम पृथ्वी है, उस पे जीवन की एक
बहुत बड़ा जीवन का प्रमाण है, जीवन वहाँ है मनुष्यों का, जीव जंतुओं का। तो ऐसे वैज्ञानिकों खोज रहे हैं कि अन्य जो सोलर सिस्टम है, क्या हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी में बहुत सारी, हमारी मंदाकिनी में बहुत सारी गैलेक्सी सोलर सिस्टम है ना। तो जिस तरह प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात की, इसी तरह से अभी बहुत खोजे जा रहे हैं, क्योंकि अभी इतने सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि बहुत बड़े दूरबीन आए कि हम पूरे ब्रह्मांड को देख सके। ब्रह्मांड अथाह है, उसकी सीमा कहाँ तक है अभी तक इतना पता लगा पाना संभव नहीं है हमारे पास, हम मानव की जो आधुनिक मानव है इस पृथ्वी लोक का, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी खोजी जा रही है, लेकिन जितनी जानकारी अभी वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई थी, जो किताबों में था, हमने जो जानकारी हासिल किया था हम आपको बता दिए। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात कल हम बात करेंगे अपना सोलर सिस्टम, जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसका ये ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सोलर सिस्टम में देखेंगे कि सोलर सिस्टम कैसे निर्माण तो देख लिया सोलर सिस्टम किससे, लेकिन उसके ग्रह के बारे में, वो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, कमेट्स क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट क्या है, और किस तरह के मैनमेड सैटेलाइट होते हैं, उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, किस तरह से इसके काम होते हैं, इस तरह के, और उनका पिंड उड़ने के बारे में, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को सारे समझ में आ गए हो। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, हम फिर से इस वीडियो को क्लियर करेंगे, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है हम सरल भाषा में और सही, हालांकि बहुत सारा इसमें बवाल था, आपको समझाना इतना आसान नहीं होता था, लेकिन मैंने एकदम सटीक और सरल तरीके से उतना ही समझाया जितना आपके एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। बाकी इसमें तो अभी बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत बड़े बड़े बुक छप रहे हैं काफ़ी पेज का, उस सब में आपको जानकारी हासिल हो सकती है, लेकिन अभी अब ज़रूरत नहीं है इतने ही। हम इसमें एस्ट्रोनॉमी में इतना सब देख लिए। नेक्स्ट हम सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। जैसे ही एस्ट्रोनॉमी खत्म होगा फिर हम स्थल मंडल पे आ जाएंगे। स्थल मंडल के बारे में, पृथ्वी के बारे में देखेंगे, पृथ्वी का आंतरिक भाग में क्या है, और पृथ्वी के ऊपर पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झील, झरना, इन सब के बारे में पूरे स्थल के मंडल के पूरी जानकारी हासिल करेंगे। फिर इसके बाद हम जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, फिर मानव भूगोल के अंतर्गत हम बात करेंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जो वीडियो जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप लोग हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे लाइक सब्सक्राइब करके, तो हम लोग और अच्छी वीडियो बनाएंगे, ऐसी जानकारी देंगे शायद आपको कहीं नहीं मिले, और हमारी वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मान के चलना यार, किसी भी क्वेश्चन को उठा लेना, किसी भी बुक का, जो भी प्रीवियस है या मेंस है, किसी भी का, तो हम इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। और ठीक है, धन्यवाद, कट।